राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से संकल्प कोचिंग क्लासेज पर। रीड फर्स्ट एंड सेकंड लेवल पटवारी सभी के लिए अपना औसत वाला टॉपिक चल रहा था, जिसके पार्ट 2 हो गए थे। आज पार्ट 3 हो गया था, आज चौथा पार्ट है और वो लास्ट पार्ट है आज के इस औसत का। फिर अपन नेक्स्ट क्लास कल नया टॉपिक लेंगे। पार्ट 3 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान क्या था? फिर से बोल देता हूँ। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री था, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री हो तो चौथे दिन का तापमान क्या था? ठीक है, तो पहले प्रश्न में हमें ये दे रखा था कि स्टार्टिंग के 4 दिनों का, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन 4 दिनों का जो तापमान है वो कितना था? 37 डिग्री 7 चौक 28, 4 तिरी 12 और 1 12 और 2 14, यानी कितना? स्टार्टिंग के 4 दिनों का जो औसत तापमान था वो 37 डिग्री था। हमने अंतिम 4 दिनों का ताप, यानी सोम मंगल बुध गुरु, स्टार्टिंग के 4 दिन, अंतिम 4 दिन यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये अंतिम 4 दिन, इनका जो औसत तापमान था वो था 164 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फर्स्ट के जो 4 दिन था उनका 37 डिग्री सेल्सियस था, अंतिम के 4 दिन का जो तापमान था वो 41 डिग्री सेल्सियस था और पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान है वो है 39 डिग्री। ठीक है, तो अगर अपन बात करें, इन दोनों को जोड़ें, 8 और 4 12, 6 4 10 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, तो इनका योग तो हो गया 312। अब पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान दे रखा है वो 39, तो पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, तो 7 दिन होते, 9 7 63, 6 21 21 और 6 27, 273 डिग्री सेल्सियस। तो हमें निकालना था, जब पूरे सप्ताह का 273 डिग्री सेल्सियस से स्टार्टिंग के 4 दिनों का औसत तापमान 148, अंतिम के 4 दिनों का औसत तापमान 164, टोटल क्या? 312 डिग्री सेल्सियस। अब चौथे दिन का तापमान निकालना है, तो चौथे दिन का तापमान हो जाएगा 312 माइनस 273, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 7 गया तो 3, यानी 39 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो चौथे दिन का जो औसत तापमान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? चौथे दिन का औसत तापमान आ जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सवाल, प्रवीण अपने घर से बाजार 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तथा 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? जाने का समय घर से जाता है तो 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, आता है तो 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आता है, तो औसत चाल बतानी। तो दोस्तों सेकंड जो सवाल है, यानी मान लीजिए प्रवीण यहाँ से जा रहा है, बाजार जा रहा है 18 किलोमीटर पर घंटा, वापस आ रहा है 12 किलोमीटर पर घंटा, तो औसत चाल निकालनी, तो उसका फॉर्मूला होता है 2xy/x प्लस y, यानी 2 इंटू 18 इंटू 12 अपॉन 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30। 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब अपन इसको काटते हैं तो 12 8 10 30 हो जाएगा। अब अपन इसको काटते हैं, 18 दूनी 36। ठीक है, या फिर इसको काटने का देखो सबसे सरल तरीका मैं बताता हूँ, काटने का ये हो जाएगा 18 दूनी 36 इंटू 12/3 इंटू 10, 3 से 36 कट गया 12, 12 इंटू 12 144, यानी 14.4 किलोमीटर पर घंटा।
कितना आ जाएगा 14.4 किलोमीटर पर घंटा। तो औसत चाल जब भी निकाली जाती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और दूसरे स्थान से पुनः पहले स्थान पर आता है, तो उसकी औसत चाल निकालते हैं 2xy/x + y से। नेक्स्ट सवाल, ABCD 4 लगातार सम संख्या है और उनका औसत 65 है, तो A व D का गुणनफल बताओ। ऐसा सवाल मैंने आपको कल भी बताया था। नेक्स्ट सवाल जो स्क्रीन पर है कि ABCD 4 लगातार सम संख्या और उनका औसत 65 है और A और D का गुणनफल बताना। यानी मैंने आपको बताया था कि औसत का मतलब क्या होता है, उसकी मध्य संख्या। यानी 4 संख्या है A, B, C और D। औसत का मतलब है, जैसे ये मान लीजिए 65, औसत का मतलब हो गया मध्य संख्या। ठीक है, औसत का मतलब क्या हो गया, मध्य संख्या। अब 4 सम संख्या है, तो 65 से पहले 2 सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 65 से पहले 64 और 62, 65 के बाद में 66 और 68, ये हो जाएगी। अब इसने कहा कि आपको A व D का गुणनफल आपको बताना है। A और D का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी 62 × 68 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 छूँ 48, 6 दूनी 12, 48 और 12 60, 60 और 1 61 हासिल 6, 36, 36 और 6 42, यानी 4216। तो A और D का जो गुणनफल आता है वो कितना आता है, 4216। मैंने जो 62 और 68 का मल्टीप्लाई किया है वो मेरा एक वीडियो है वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक, उसके अंदर मैंने गुणा भाग सारा बताया है, जोड़ बाकी बताया, वर्गमूल वर्ग निकालना, घनमूल निकालना सारा बताया। तो उसी में वो मैंने ट्रिक बताई थी कि गुणा कैसे किया जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप वहां से फिर से देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69, 48 है, शेष 6 के हमें औसत अंक बताने हैं कि जो 6 विद्यार्थी है उनके औसत अंक बताने। तो पहले जो औसत दे रखा है वो विद्यार्थियों का औसत अंक दे रखा है, जिनमें से स्टार्टिंग के 3 का प्राप्तांक ये है और शेष के निकालना है, यानी 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 9 विद्यार्थियों का औसत अंक, 6 और 3 9 हो गया। 9 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना दे रहा है, 63, 9 3 27, 54, 54 और 2 56, यानी कितना हो गया, 9 विद्यार्थियों का जो औसत हो गया वो हो गया 567। फिर कहा इनमें से 3 के प्राप्तांक हमें दे रखे हैं और वो 3 के प्राप्तांक कितने दे रखे हैं, 78 + 69 + 48, 8 8 16, 24 और 1 25 का 5 2, 6 और 4 10, 10 7 17, 17 और 2 19, यानी 195। तो हमें शेष 6 के औसत निकालना है। तो 6 का औसत यानी कितना हो जाएगा, 567 - 195/6, यानी ये हो जाएगा 273/6, 6 और 2 कितना आ गया, 6 विद्यार्थियों का जो औसत अंक आ जाएगा, शेष 6 विद्यार्थी जो बच्चे उनका औसत अंक आ जाएगा 62। तो पहले और विद्यार्थियों का औसत अंक दे रखा था जिसमें से 3 के नंबर दे रखे थे और शेष के निकालने थे, तो हमने टोटल निकाल दिया, हो गया 9 विद्यार्थियों का 63 हो गया था। फिर 3 का दे रखा था, 6 का निकालना था, 6 का हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः इगोत्तर और तिहत्तर है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात बताना है, यानी हमें इस प्रश्न में विद्यार्थियों की संख्या नहीं दे रखी है, बट ये बता रखा है कि उस क्लास में
उस परीक्षा हॉल में जितने विद्यार्थी बैठे उसमें से लड़कों और लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक है वो अलग अलग दे रखा है और सभी का औसत प्राप्तांक भी दे रखा है। तो हमें अनुपात बताना है कि कितने छात्र और कितने छात्राएं। तो इस प्रश्न को अपन ऐसे कर सकते हैं कि छात्रों छात्राओं की संख्या x मान लेते हैं, ठीक है, कि 71 छात्र हो गए और 73 छात्रा हो गई, इनका औसत प्राप्तांक ये है। फिर समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक यानी समस्त विद्यार्थियों x प्लस वाई के औसत प्राप्तांक कितना हो गया ये, इसको क्या 71x प्लस 73y बराबर 70.1 इंटू 71.8 इंटू 1। अब कुछ भी नहीं करना है, x वाला एक तरफ, बिना x वाला मतलब y वाला एक तरफ। तो 71x माइनस 71.8 इंटू एक्स बराबर 70.8y माइनस 73y, ये माइनस क्या तो माइनस 0.8x बराबर ये माइनस क्या माइनस 1.2y, माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, x अपॉन वाई हो जाएगा 12/8 बराबर 3/2। तो अनुपात जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 3:2। मैंने बताया भी था आपको कि बटे वाली संख्या को आप अनुपात के रूप में भी लिख सकते हो या अनुपात वाली संख्या को आप बटे वाले के रूप में भी लिख सकते हो। तो अनुपात इसका कितना आ जाएगा 3:2। ए व बी का औसत a की घात n+1 प्लस b की घात n+1 अपॉन a की घात n प्लस b की घात n। तो a का वैल्यू n का वैल्यू बताए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बस समझने का हमें पता होना चाहिए। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि a और b का जो औसत है वो ये दे रखा है और हमें किसका वैल्यू निकालना है n का। यानी अगर अपन देखें तो a और b कितनी संख्या है दो संख्याओं का औसत, इन दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो 2। अब इसको देखना है यहाँ पर बराबर ये दे रखा है, यानी a की घात n इंटू 1 ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा a की घात n+1 यानी आधार समान होने पर गुणे में घात जुट जाती है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलो पहले एक काम कीजिए, पहले इसको ऐसे ही लिख दीजिए b की घात n+1 अपॉन a की घात n प्लस b की घात n। अब क्या करते हैं अपन, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीच में बराबर आ रहा है तो ब्रज गुणा, इस पूरे का गुणा इस पूरे से कर लेते हैं, यानी a प्लस b का गुणा a की घात n प्लस b की घात n से और 2 का गुणा a की घात n+1 प्लस b की घात n+1 से कर दें। अब इस पूरे का गुणा इससे करेंगे तो a की घात n इंटू a प्लस b की घात n इंटू a प्लस a की घात n इंटू बी प्लस b की घात n इंटू बी बराबर इसका करेंगे तो 2a की घात n+1 प्लस 2b की घात n+1। अब यहाँ देखना, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, a की घात कुछ भी नहीं, मतलब जैसा है वैसे ही लिख देता हूँ। चलो b की घात n इंटू a प्लस a की घात n इंटू बी प्लस b की घात n इंटू बी बराबर, इसको मैं खोल रहा हूँ 2 इंटू a की घात n इंटू a प्लस 2 इंटू बी की घात n इंटू बी। अब यहाँ देखना a की घात n इंटू a और 2a की घात n इंटू a, ये है 2 और ये है 1, ये इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी इधर किधर भी बराबर के एक तरफ किधर भी आप लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं अपन इधर लिख देते हैं कि इधर बच गया a की घात n इंटू बी प्लस a, इधर बच गया b की घात n इंटू a बराबर, इसको मैंने उधर भेजा तो 1 बच गया, 2 में से 1 गया, प्लस इसको भी मैंने उधर भेजा, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। इन दोनों में से अच्छा यहाँ बच गया a की घात n इंटू बी प्लस b की घात n इंटू, एक मिनट देखते हैं फिर से, कहीं मिस्टेक हो गई है।
कहीं नहीं मिस्टेक है, बस यही है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। अब यहाँ देखो a की घात n इंटू बी प्लस बी की घात n इंटू ए बराबर a की घात n इंटू ए प्लस बी की घात n इंटू बी। अब अपन क्या करते हैं, a की घात n वाले को एक तरफ रखते हैं, तो अपन इसको इधर ले आते या इसको फिर उधर भेज देते, तो ये हो जाएगा आपके b की घात n इंटू ए माइनस इधर आया b की घात n इंटू बी, ये गया a की घात n इंटू ए माइनस a की घात n इंटू बी। इधर से b की घात n कॉमन निकल गया, क्या बच गया a माइनस बी। इधर से भी a की घात n कॉमन निकल गया, क्या बच गया a माइनस बी। a माइनस बी से a माइनस बी कट गया। अब यहाँ देखना, चाहे इसको इसके नीचे रखो चाहे इसको इसके नीचे रखो, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखना कि b की घात n अपॉन a की घात n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी, यानी किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, n की वैल्यू आ जाएगी आपके 0। ये थोड़ा सा इसको पूरा सोल्व करके करना पड़ेगा, जब जाके इसको समझ में आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है b की घात n अपॉन a की घात n बराबर क्या आ रहा है 1। और 1 कब आता है, जब अपन किसी की भी घात 0 लगाते हैं तब 1 आता है, यानी 1 की घात में 0 कर दूंगा उत्तर 1 ही आएगा। इसका मतलब n इक्वल टू कितना हो गया 0। नेक्स्ट सवाल, यदि ए बी सी का औसत m हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बताओ। दोस्तों मेरा एक सिस्टम है कि मैं जब भी कोई टॉपिक लेता हूँ तो इसका स्टार्टिंग पार्ट फर्स्ट रखता हूँ, जिसमें बेसिक, पार्ट सेकंड में मैं थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ, पार्ट थर्ड या फोर्थ तक आते आते मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ जो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक मतलब जो पार्ट चल रहा है औसत का, एवरेज का, वो सारे वही प्रश्न हैं जो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसने ये कहा कि यदि ए बी सी का औसत m है, ए बी सी कितनी संख्या है, 3 संख्या है, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं कि a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर क्या हो गया m। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 3, खत्म। ए बी सी का औसत m। फिर सेकंड चीज़ इसने कहा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। अगर मैं आपको पूछूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर का औसत, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या फिर इस चीज़ को देख के मुझे बताओ ये कहाँ आती है। जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है तब ये चीज़ आती है। तो इसका मतलब अपन क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नहीं करे तो भी ऐसे अपन क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं, उसमें लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसका वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 0, तो मैं यहाँ रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये बच गया मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ मैं 0 रखूँगा, 2 का गुणा 0 से करूँगा 0, तो पूरा 0 हो गया। अब हमारे पास इसका वैल्यू कितना है 3 है, यानी यहाँ रखा तो कितना आ जाएगा 9m स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमें कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत बताना, यानी ये भी 3 संख्या, इन तीनों को जोड़ दिया, यानी इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3m स्क्वायर इंटू 3 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 3 में यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ, यानी 3m स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3। तो इसका पूरा जो औसत है वो कितना आ जाएगा 3m स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 का जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3m स्क्वायर आएगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हमें सोल्व करके देखना होता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिक लगती है। जिस सवाल में ट्रिक लग रही है मैं आपको वो ट्रिक वाला बता रहा हूँ, और जिसको सोल्व करते हैं उसको सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर, 25 लड़कों की औसत आयु 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से
5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई बताइए। 25 लड़के हैं, उनकी औसत ऊंचाई 1.4 है, 5 चले गए, तब ऊंचाई में जो वृद्धि होती है वो 0.15 हो जाती है मीटर। तो हमें जाने वालों की औसत ऊंचाई बतानी है। तो मैंने बताया था आपको कि पुराना औसत चले गए तो माइनस कुल व्यक्ति इंटू औसत वृद्धि, यही लगता है फॉर्मूला। अपोन में क्या लग जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, जाने वाले कितने हैं, कुल जाने वाले, या यूँ लिख देते हैं जाने वाले। पुराना औसत कितना है 1.4, 25 थे, 5 चले गए, बच कितने गए 20, औसत में कितनी वृद्धि हुई 0.15, अपॉन कितने बच गए 5। 20 इंटू 0.15 करेंगे, ये हो जाएगा 1.4 माइनस 3/5, 300, 300 पॉइंट हटा तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई क्या यानी 7 माइनस 3/5 बराबर 4/5 बराबर 0.8 मीटर। तो 5 जो लड़के कैंप छोड़ के गए उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 0.8 मीटर। उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 0.8 मीटर। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर, एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफ़ेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। यदि लाल गेंदों का औसत 25 रुपये प्रति गेंद और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो, तो सफ़ेद गेंद की संख्या, कुल गेंद हमारे पास 10 है जिसमें से कुछ सफ़ेद है और कुछ लाल है, लेकिन सफ़ेद गेंद का जो औसत है वो है 30 रुपये प्रति गेंद और लाल गेंद का औसत है 25 रुपये प्रति गेंद, और सभी गेंदों का औसत कितना है 28। तो अपन क्या करते हैं, हमारे यहाँ इस सवाल में हमारे पास संख्या भी नहीं दे रखी है, तो सफ़ेद गेंद की संख्या अपन x मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि अपन सफ़ेद जो गेंद है, सफ़ेद गेंद जो है वो है x, और लाल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि टोटली 10 है। अब इसने कहा कि लाल गेंदों का जो औसत है वो है 25 और सफ़ेद गेंदों का औसत है 30, तो सफ़ेद गेंदों का औसत 30, लाल गेंदों का औसत, और कुल 10 गेंदों और 10 गेंदों का औसत कितना है 28। ये हो जाएगा 30x प्लस 250 माइनस 25x बराबर 280। ट्रांसफ़र कर देंगे, ये तो हो जाएगा 5x बराबर 30, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो सफ़ेद गेंदों की जो संख्या पूछी, सफ़ेद गेंद x थी, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, सफ़ेद गेंदों की संख्या हो जाएगी आपके पास 6। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद का औसत रन बताना है। तो 12वीं पारी में 63 रन बनाए, इसका मतलब जब 12वीं पारी में 63 रन बनाया तो इससे पहले कौन सी पारी खेली होगी 11वीं पारी, उसमें कितने रन बताएं वो हमें नहीं पता। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 11वीं पारी में रनों की औसत कितनी हो गई x हो गई, तो कुल हो गई 11x हो गई। यानी जब अपन इसको देखते हैं कि 12वीं पारी में 63 रन बनाए तो 11वीं पारी में कितने बना होंगे, तो 11वीं पारी में कुल रनों की संख्या x हो गई, यानी 11x हो गई बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। यानी 11वीं पारी में x रन बनाए, तो 12वीं पारी में 63 बनाए, जिससे उसके रनों में कितने की वृद्धि हो गई 2 की वृद्धि हो गई। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 12 इंटू x प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं, यानी 12x प्लस कितना हो गया 24। अब 63 रन हो गए, यानी इसको मैं लिख दूंगा 12x प्लस 24 माइनस 11x बराबर 63। ये हो गया आपका x इक्वल टू 63 माइनस 24, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 9, x इक्वल टू हो गया 39। तो इसने कहा 12वीं पारी के बाद का औसत, यानी 12वीं पारी के बाद का औसत हमने कितना लिया है x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 12वीं पारी के
बाद का औसत कितना हो जाएगा, x प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा x प्लस 2, x कितना आया 39 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 41, यानी 12वीं पारी के बाद का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 41, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 12वीं पारी का ही दे रखा है, तो इसका मतलब उसने पहले 11वीं पारी खेली होगी जब जाके वो 12वीं पारी पे आया, यानी कुल मिला के यूँ कह सकते हैं अपन नई पारी का हमें निकालना। और मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी कि पुराना औसत हमारे पास नहीं था, नहीं बताई थी ना, कुछ रनों के लिए 2 रनों इस पारी में इतने रन खेलता है, तो पहली पारी का औसत यानी 12वीं पारी, या तो पहली पारी का बताया था या मैंने 12वीं जो सेकंड पारी होती है उसका, तो अपन इसमें पहली पारी का ही निकालते थे और जो भी आता था उससे अपन उसमें जोड़ देते थे, तो सेकंड। तो जो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैं उस ट्रिक से भी बता देता हूँ आपको सवाल। ट्रिक क्या बताई थी मैंने कि पहली पारी के रनों का जब औसत निकालते तो नए कुल रन माइनस दूसरी पारी इंटू औसत वृद्धि, ऐसे ही करते ना। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। अगर इसी को अपन ट्रिक से करें तो मैंने ट्रिक भी बताई थी, और ट्रिक में ये था 12वीं पारी का हमारे पास पूछा था, हमारी जो ट्रिक थी वो पहले पारी की थी, यानी पहली पारी बराबर क्या था नए रन माइनस कुल पारी, माइनस दूसरी पारी इंटू औसत जो वृद्धि हुई थी वो बतानी थी। ठीक है, तो नए रन कितने बने 63, माइनस दूसरी पारी 12 इंटू औसत की वृद्धि 24, 63 माइनस 24 क्या तो कितना आ गए 39, यानी पहली पारी में कितने रन, पहली पारी कौन सी हो गई 11वीं पारी में उसने 39 रन बनाए, तो जिससे औसत में कितने की वृद्धि हुई 2 की, तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 39 प्लस 2, यानी 41 रन बने। कौन सी पारी में बने 41 रन, 12वीं पारी में। तो पहली ये ट्रिक है जिससे आप सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष व 20 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु, जो दोनों नए खिलाड़ी आए उनकी, यानी पहले तो ये बताइए कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। उन जो 11 होते हैं उनमें से 2 खिलाड़ी चले गए, उनकी जगह 2 आ गए, तो संख्या नहीं बढ़ी, संख्या 11 ही। लेकिन जो क्रिकेट की जो टीम है उस क्रिकेट टीम में जो 11 खिलाड़ी है, उन 11 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ियों की जो आयु है वो 18 और 20 वर्ष है, तो इन दोनों की आयु जो हो जाएगी कुल कितना वर्ष हो जाएगी 38, इनकी आयु का औसत कितना हो जाएगा 38 वर्ष। फिर इसने कहा कि इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने, यानी इन दोनों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले रहे हैं, जिससे क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की, और क्रिकेट टीम में खिलाड़ी 11 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा 22 माह, और 22 माह का मतलब होता है 1 वर्ष कितना दिन 10 दिन, कह सकते हैं 12 महीने, और 22 महीने हो गए, यानी 11 क्रिकेट टीम की औसत आयु में कितने की वृद्धि हो जाती है 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु, यानी जो 2 नए खिलाड़ी आए, तो 22 माह का मतलब 1 वर्ष 10 दिन, इन दोनों की कितनी हो गई 38, तो कुल जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 39 वर्ष 10 दिन, 39 वर्ष 22 माह है, तो 1 वर्ष और 10 माह, 1 वर्ष 10 माह, इधर भी 39 वर्ष 10 माह। ठीक है, 22 वर्ष यानी 12 और 10 22 माह, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 39 वर्ष 10 माह। हमें औसत निकालना है, कितने खिलाड़ियों का निकालना है, उन दोनों खिलाड़ियों का निकालना है, तो 39 वर्ष 10 माह का औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 19 दूना 38, 19 वर्ष 11 माह,
यानी इसका जो औसत निकालेंगे 2 का भाग देंगे, जो 19 दूना 38 यानी 19 वर्ष 11 माह इसका औसत आ जाएगा। जो दोनों नए खिलाड़ी आए उन दोनों नए खिलाड़ी का औसत कितना आ जाएगा, 19 वर्ष 11 माह। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 2 जने हैं, इन दोनों की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, पहले शादी के समय औरत और पति की जो औसत आयु है वो कितनी है, औरत और पति की औसत आयु है आपके पास 23 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद एक बच्चा और आ जाता है, यानी यूँ कह सकते हैं दोनों पति, अब डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई पति और पत्नी की जो औसत आयु है 23 वर्ष है, यानी 23 × 2 बराबर कितना हो गया, 46 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद क्या है, 1 साल का बच्चा और आ जाता है। तो 5 वर्ष के बाद अपन कहते हैं 46 वर्ष, तो इनकी 5 वर्ष के बाद पति की आयु, 5 वर्ष के बाद पत्नी की आयु और 1 वर्ष का बच्चा, 5 10 56 और 1 कितना हो गया, 57। औसत निकालना है, औसत कितना निकालना है, तीनों का 57/3, 19 से कम 19, 19 2 38, 19 3 57 वर्ष। यानी तीनों की औसत आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तीनों की औसत आयु हो जाएगी 19 वर्ष। पिता, पुत्र और पत्नी या माँ की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष। आज का पार्ट 3 यहीं ख़त्म होता है। कल की क्लास फिर से आप सभी के साथ ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट होगा, जिसमें ज्योमेट्री पोर्शन में अपन बेसिक पार्ट लेंगे, रेखा और कोण, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर सारे क्षेत्रफल और आयतन को लेते हुए सवाल को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।